अमिता, दिव्यानी, खुशी, मुस्कान, सोनू, विशाखा, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम 95 तक जितने भी हमने पढ़े हैं, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, क्योंकि अब एक तरह से आपका टॉपिक ही चेंज हो रहा है और वो है प्राइवेट डिफेंस, है ना? नो मैम नहीं है। ओके, वेरी गुड। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ये हमने कल पढ़ा ही था कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप विधि उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है। इवन जो बहुत ऐसी चीजें हार्मफुल नहीं है उनके लिए हम बहुत बड़े कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो पनिशमेंट है वो मेजर क्राइम के लिए होना चाहिए। बहुत ज्यादा छोटी, जैसे मैंने कल ईडीएफ भी आपको लिखा, मैक्सिम भी आपको लिखवाई थी, डे मिनिमस नॉन क्यूरल लैक्स, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है ना? उसके संबंध में कुछ केस भी आप लोगों ने लिखे थे। तो आई थिंक 95 तक सभी को सारी चीजें क्लियर है। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। डिफेंस का मतलब होता है प्रतिरक्षा करना। क्या हम अपनी खुद की प्रतिरक्षा में किस हद तक जा सकते हैं, क्या लिमिट्स हैं, क्यों ये जरूरी है, और क्या प्राइवेट डिफेंस के तहत किया गया कोई एक्ट, प्राइवेट डिफेंस के तहत किया गया कोई एक्ट अपराध नहीं है। तो 96 से लेकर 106 तक हमारे पास प्राइवेट डिफेंस को लेकर प्रोविजंस दिए गए हैं। ये प्रोविजंस हमें बताते हैं कि किस तरह से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किस तरह से ये अधिकार हमारे द्वारा अगर कोई ऐसा अपराध कर दिया जाता है जो कि अपराध है या आईपीसी में कहीं पनिशेबल है, पर वह एक्ट प्राइवेट डिफेंस में अगर किया गया है तो वह क्राइम नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरे टाइम आपके आसपास पुलिस है, पूरे टाइम आपको कोई प्रोटेक्ट करता है, या आप हमेशा सिक्योर हैं, हमेशा विधि आपके संरक्षण के लिए है। पर कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में आप जा रहे हैं और सपोज किसी ने आप पर अटैक कर दिया, क्या करेंगे आप उस टाइम पे? आप वेट करेंगे कि पुलिस आए और आपको बचाए? दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर वेट करें कि पुलिस आए और हमें बचाए? तब तक वो चाहे हमारी जान ले ले। तो हम क्या स्टेप ले सकते हैं? क्या हम अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्शन कर सकते हैं? तो यस वी कैन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विधि हमें इस तरह के अधिकार देता है, और यह अधिकार दिए जाने इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे टाइम आपके प्रोटेक्शन के लिए न तो आपके पास इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चारों तरफ से आपको कवर किए हुए हैं, और न ही आप खुद की सुरक्षा के लिए व्यक्ति स्वयं पहले जिम्मेदार है ना? आपको खुद की सुरक्षा रखना आपका खुद का एक कर्तव्य भी है कि आप खुद को ऐसी सिचुएशन में न डालें कि आपके साथ कोई हार्म हो सके। तो यहाँ पर इस तरह की चीजों के लिए हर व्यक्ति को, अगर उसके ऊपर किसी तरह का अटैक किया जाता है, किसी तरह का हार्म होने वाला है, उस कंडीशन में यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न होता है। पर यह अधिकार कब उत्पन्न होगा? जब आपके पास कोई विकल्प ही ना हो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि किसी ने रात में किसी व्यक्ति पर अटैक किया, आपको दिख रहा है कि 20 मीटर की दूरी पर या 10 मीटर की दूरी पर ही पुलिस है, तो अभी आप को देख पा रहे हैं या इजीली आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, तो क्या उस कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस आप करेंगे? नहीं। मतलब यहाँ पर उचित सावधानी प्लस क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। इसमें केस का नाम लिखिए, थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्लियर कहा गया है कि प्राइवेट डिफेंस, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1978 का ये केस है, जिसमें क्लियरली ये कहा गया है कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो कब पैदा होता है? जब आपके पास सिर्फ दो विकल्प रह गए हैं। या तो आप उस व्यक्ति को जिसने कि आपके ऊपर आक्रमण किया है उसके सामने आप समर्पण कर दें, या पूरी ताकत से उससे डिफेंस करें। अगर सिर्फ ये दो ऑप्शन है तो ही यहाँ पर आपका प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा। अगर आप पुलिस को बुला सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, या कोई और ऑप्शन आपके पास है, उस समय आप प्राइवेट डिफेंस में
किसी हद तक नहीं जा सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी आगे पढ़ने को मिलेगा कि आप प्राइवेट डिफेंस में किसी की मृत्यु भी कर सकते हैं। तो कब? जब आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाता है, तो अदरवाइज नहीं। अब प्राइवेट डिफेंस के साथ भी ये चीज है कि एक पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर मैं ये कहती हूँ या मैं किसी का प्राइवेट डिफेंस में किसी का मर्डर कर देती हूँ, देन मुझे यहाँ ये प्रूफ करना होगा कि हाँ, मैंने जो एक्ट किया या मैंने उस व्यक्ति की जान भी ली। एक मिनट, ध्यान, जल्दी से चार्जिंग देना बेटा। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना होगा कि जो एक्ट आपने किया है उसमें आप ही को ये प्रूफ करना है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जिस व्यक्ति ने इस तरह का स्टेप लिया है, मतलब प्रोसिक्यूशन पर डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बचाव चाहता है तो आप ये प्रूफ करें कि आपने जो एक्ट किया है या जो स्टेप लिया है, उस स्टेप के पीछे आपके पास स्पेसिफिक कॉजेस थे या रीजन थे। एक केस और इसमें लिखिए, ऋषिकेश सिंह वर्सेस स्टेट। एक और लिखिए इसमें, अर्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2012 का लेटेस्ट केस है, ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, जिसमें ये कहा गया था कि प्राइवेट डिफेंस तभी माना जाएगा जब आपको ये लगे कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लस जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर अटैक किया है उस दौरान आपको ये क्लियरली समझ आता है कि वह व्यक्ति आपकी जान ले सकता है। जब तक मृत्यु का भय नहीं है या जिस व्यक्ति ने आप पर अटैक किया है उसने इतना अग्रेसिव मोड में नहीं किया और आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ आपकी जान भी जा सकती है या आपके ऊपर जानलेवा हमला है, तब ही जाकर प्राइवेट डिफेंस को एक तरह से प्राइवेट डिफेंस को मान्य किया जाए, है ना। अब हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। ये सारे सेक्शन, सॉरी, जितने भी केस लॉज मैंने बोले हैं ये आपको इसलिए पढ़ने हैं कि जब आप ये केस लॉज पढ़ेंगे देन आपको समझ आएगा कि प्राइवेट डिफेंस है, पर समवेयर यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है और कुछ कंडीशंस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस में आप कभी भी किसी को भी मार डालें, है ना, या कोई भी स्टेप आप ले लें। यहाँ अगर है देन आपको प्रूव भी करना है कि आपके पास स्पेसिफिक कॉजेस थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था और कोई और चारा नहीं था, और आपके भीतर ये डर था कि अगर आप अपने डिफेंस में आकर इस तरह का स्टेप नहीं लेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। इसके कुछ नॉर्म्स भी हैं कि कब हम मृत्यु तक कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा। देखिए 96 क्या कहता है, things done in private defense, nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense। अब इस सेक्शन के साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ 96 पढ़ा है, ठीक, इसके आगे के सेक्शन नहीं पढ़े या जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आप लोगों को किया वो नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर एक अकेले सेक्शन से क्या क्लियर होता है संघमित्रा? किसी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। संघमित्रा, मैंने कोई क्वेश्चन किया, आवाज आई बेटा आपको? नो मैम। नो, फिर से सुनो। मैंने ये पूछा कि मान लीजिए जितना एक्सप्लेनेशन अभी मैंने किया 10 मिनट तक प्राइवेट डिफेंस को लेकर वो, और अगर हम 97 से लेकर आगे के सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 96 पढ़ते हैं, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, तो उसका क्या मतलब निकलता है? पढ़ लो इस सेक्शन को एक बार। यस मैम। मैम ये कि अगर प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई एक्ट है वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ओके।
सीधा से मतलब निकलता है। पर जो एक्सप्लेनेशन ma'am. अभी मैंने किया पिछले 10 मिनट से या आगे के Yes, ma'am. सेक्शंस जो हमें कंडीशंस दिखाते हैं, अगर हम सिर्फ 96 पढ़ते हैं तो दिस इज कंफ्यूजिंग आई थिंक, है ना। इसीलिए थोड़ा Yes, सा, ma'am. है ना, क्योंकि क्या हो रहा है 96 तो हमें फ्रीडम दे रहा है, पूरी की पूरी आप तो फ्री है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर इस एक डेढ़ लाइन को हम पढ़ते हैं तो हमें ये क्लियर है कि हम तो प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं। बट मैंने जो शुरू के आपको केस लॉस बोले और जो समझाए उसके पीछे रीजन ही ये है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ 96 को अगर समझा जाएगा तो यहाँ तो आपको ना तो टर्म्स कंडीशन और क्या क्या उसके लिए जरूरी है कुछ भी शो नहीं होता है इस अकेले सेक्शन से। इसीलिए प्राइवेट डिफेंस 96 to 106 पढ़ा जाता है। क्लियर? एक अकेले सेक्शन को अगर आप पढ़ेंगे या उसी से उसका मीनिंग निकालेंगे तो ये इसलिए यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये चीजें कई सारी चीजों कई सारे चैप्टर्स पर एप्लीकेबल होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसने उस सीक्वेंस में उस चीज को कहा है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, उसके पास सीक्वेंस है 97, 98, 99, 90, 100 इस तरह से। तो यहाँ पर कभी भी एक सेक्शन को पढ़कर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं करना है कि नहीं यहाँ इस तरह से कहा गया है तो ये तो इस तरह से एप्लीकेबल होगा, नो नॉट एट ऑल, है ना। सिर्फ ये इसीलिए मैंने इतना समझाया या क्वेश्चन किया था कि आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक अकेला सेक्शन हो सकता है कि वो बहुत सी चीजें हमें पूरी तरह का फ्रीडम दे दे, बट नहीं, आप उसके बाद 97 पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। फिर क्या है 97, राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। अमिता गुप्ता इसको रीड करो पूरा। अमिता गुप्ता आवाज आ रही है बेटा? दिव्यानी, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. बेटा रीड करो प्लीज। 97 है ना? Sorry, ma'am. रीड करना है आपको, 97 सेक्शन रीड करिए। Right, private defense of the body and of property. Every person has a right, subject to the restriction contained in section 99, to defend first his own body and the body of any other person against any defense affecting the human body. Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person against of any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery. ओके, देखिए मतलब यहाँ पर एक चीज तो पहले ही बता दी गई है कि 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर हैं, है ना, पहली चीज तो। सेकंड, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है प्राइवेट डिफेंस का राइट? बॉडी एंड प्रॉपर्टी, ये दो स्पेसिफिक इन्होंने डिफाइन किया है। अब सबसे खास चीज कि जब हम बॉडी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए प्राइवेट डिफेंस लेते हैं तो क्या यहाँ पर कुछ चीजें एप्लीकेबल होंगी, वो क्या हो सकती हैं? देखिए एक चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट डिफेंस में जब हम एप्लीकेबल करें तो यहाँ पर कुछ बातों का पहले से ध्यान रखा जाए। क्या हम जब किसी तरह का स्टेप लेते हैं, चाहे वो 96 के लिए तो क्लियरली मेंशन ही है, पर 97 में चाहे वो बॉडी के लिए हो या प्रॉपर्टी के लिए हो, हम कब उसे यूज कर सकते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट, हमारी बॉडी के अगेंस्ट कोई एक्शन होने वाला है या हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक बता दिया गया है, चोरी हो सकता है, रॉबरी हो सकता है, रजिस्ट्री हो सकता है या क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास होता है कि किसी के इस तरह से एंटर हो जाना, क्रिमिनल इंटेंशन से कहीं पर एंटर होना, ठीक है। अब इस तरह की अगर कोई एक्ट होते हैं और जब आप प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सावधानियां बहुत जरूरी हैं। जैसे क्या किसी पब्लिक अथॉरिटी को की हेल्प आप ले सकते थे, इसको नोट कर लीजिएगा कुछ पॉइंट्स को। क्या पब्लिक अथॉरिटी को की आप हेल्प ले सकते थे इजीली और आपने नहीं ली है? फिर क्या ऐसा जरूरी था कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट आप इतने अग्रेसिव होकर अटैक करें कि आपके हाथों से कोई क्राइम हो जाए, चाहे वो प्राइवेट डिफेंस में हो?
ठीक, या फिर व्यक्ति की जान का खतरा ऐसा हो या नुकसान का ऐसा खतरा हो जो लॉजिकल हो, जिसके पीछे सेंस हो। हम सिर्फ डर में आकर या किसी भ्रम में आकर या पूर्वा भय में आकर कोई स्टेप ना लें। मतलब यहाँ पर उचित सावधानी प्लस क्या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, प्लस क्या वो खतरा इतना मेजर है कि हाँ आपको प्राइवेट डिफेंस में आकर किसी तरह का एक्शन ऐसा लेना पड़ा जो कि अपने आप में क्राइम है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस जब हम लेते हैं, चाहे वो बॉडी के लिए हो चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए हो, आपको एक प्रॉपर बचाव इन चीजों के लिए, सावधानी इन चीजों के लिए भी रखना जरूरी है जो कि हार्मफुल तो नहीं है। मतलब ऐसी नहीं हो कि आपने उसके संबंध में जब आपको बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आता है तो आप उसे प्रूफ कर सके कि हाँ जो स्टेप आपने लिया या जो एक्शन आपने किया वो एक्शन किया जाना जरूरी था, है ना। इसके संबंध में एक दो केस और लिख लीजिए। जयदेव सिंह वर्सेस स्टेट हरीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एक और केस लिखना बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए, स्पेसिफिक वहां पर मेंशन करना बर्डन ऑफ प्रूफ। बालम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बालम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जिसमें कि एक्यूज जो थे उनका ये तर्क था कि उनके घर में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और इसीलिए उसे मार डालना पड़ा। अब जब जो लोग आई विटनेस थे उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति एक्यूज जो है उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई घाव नहीं है, जिसे कि देखकर ये नहीं बोला जा सकता कि उस पर अटैक किया गया था, उसके डिफेंस में उस व्यक्ति ने उन लोगों को मार डाला। अब अगर ये डिफेंस आप प्रूव नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप डिफेंस में इस तरह की चीजों को प्रूव नहीं कर सकते तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने जो स्टेप लिया है वो प्राइवेट डिफेंस में है। ठीक है, जैसे कि मेरे घर में कोई सडन एंटर होता है, अभी मुझे सिर्फ ये डर है बैठ गया कि वो मुझ पर अटैक कर सकता है और मैं उसे मार डालूं, तो दिस इज नॉट अ रीजन। ये मेरे प्राइवेट डिफेंस का स्पेसिफिक या प्रॉपर कॉज नहीं होगा। हाँ, क्या उसके पास हथियार थे, क्या उसने मुझ पर पहले अटैक किया, क्या मुझे ये डर बना कि वो मुझे मार डाल सकता है, तभी जाकर मैं इस तरह का स्टेप ले सकती हूँ। आप सिर्फ भ्रम में, शंका में, अविश्वास में आकर इस तरह की चीजें अगर करते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगी। और 97 हमें क्लियर करता है कि अगर बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए किसी तरह का डर है तो हम यहाँ पर इस तरह का एक्ट कर सकते हैं। स्वयं के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार और दो एक चीज है किसी और के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार, ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। जहां क्लियरली बोला गया है इज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना। किसी और के शरीर की रक्षा करने का अधिकार क्या हमें है, इस सेक्शन से क्या प्रूव होता है? क्यों प्रिया? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पर एक केस लिखिए, रेगिना वर्सेस रोज। एक लड़की ने अपने पिता की गोली चलाकर हत्या कर दी थी, इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगा कि पिता अपनी उनकी माँ को, उनकी माता के ऊपर अटैक किया है और गला काटकर मार डालने वाला है, और इसी डर में आकर उस लड़की ने अपने पिता को शूट कर दिया। यहाँ पर कोर्ट ने उसे दोष मुक्त किया ये बोलकर कि उस लड़की ने जो समझा और जो किया वो उसने अपनी माँ की के बचाव में किया, उनके शरीर की सुरक्षा के लिए किया, इसलिए उसे इक्विटल किया गया। फिर है आपका 98। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे डाउट्स है जो क्लियर नहीं है? प्रॉपर्टी को लेकर देखिए, अभी डिटेल में और आगे के सेक्शन पढ़ेंगे आपको सीधे से समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नाउ 98, प्रिया रीड करो इसे 98 को। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे केस Yes, आपको ma'am. पढ़ने को मिलेंगे। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी रेफरेंस बुक है
एक बार अच्छे से सारे केस आज के आज ही पढ़ लेना। आज मैंने एक्सप्लेन किया है, आज ही अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। ये आपके आईपीसी का बहुत मेजर पार्ट है, साथ ही साथ हमारी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट दैट कि कब हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ जाए। तो हमें एटलीस्ट पता हो कि इन चीजों को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कहाँ पर किस तरह के रिस्ट्रिक्शन से। इवन आप लोग लॉ के स्टूडेंट है तो आप दूसरों को भी इन चीजों को बता सकते हैं कि हाँ प्राइवेट डिफेंस होता है, बट उसके क्या लिमिटेशन है या क्या रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, 98 पढ़ो प्रिया। Section 98 right of private defense against the act of a person of unsound mind, etc. When an act which would otherwise be a certain offense is not the offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing the act, or by reason of any misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. अब देखिए, कल भी संघमित्रा इस बारे में हमारी बात हुई थी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पागल व्यक्ति है ना? उस पागल व्यक्ति को भी प्राइवेट डिफेंस का राइट तो होगा ही होगा, पर अगर मान लो कि पागलपन में वो किसी तरह का किसी व्यक्ति पर अटैक करता है तो वह तो अपराधी नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसे तो सेंस ही नहीं है कि उसने क्या किया है। पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो इस तरह का स्टेप लेता है या ले रहा है, क्या उस व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का राइट होगा? तो वी कैन से यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम चीज है कि भाई जिस व्यक्ति ने इस अपराध को करने के लिए जो व्यक्ति कर रहा है, ही डजंट नो कि वो क्या कर रहा है, पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कर रहा है वह तो अपनी प्रतिरक्षा लेगा। तो यहाँ पर जिस तरह एक सामान्य व्यक्ति के अगेंस्ट हम लोगों को प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है, उसी तरह से किसी अनसाउंड माइंड या कोई इंटॉक्सिकेशन में अगर कोई है तो उन लोगों के अगेंस्ट भी हमें एज इट इज राइट्स होंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति के द्वारा यह एक्ट किया गया वो उसे शायद नहीं पता हो, पर हमें हमारी सुरक्षा का वही अधिकार है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सामने वाले व्यक्ति को इतना समझता नहीं है इसलिए हम उसके अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो छोड़ दें। नो, यहाँ पर इस तरह का हमें उसी तरह का ये राइट है जिस तरह से सामान्य व्यक्ति के अगेंस्ट हमें इसका राइट होता है। 99 रीड करो। कोई डाउट इसमें किसी को? नो मैम। ओके, 99 रीड करिए कोई भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका पूरा प्राइवेट डिफेंस का चीज है। 99 Section 99 acts against which there is no right of private defense. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if Wait. done or हाँ, attempt हाँ, to be done by a प्रिया साथ ही साथ में समझाती जाऊँ, आगे फिर पढ़ते जाना। देखो क्या है, क्लियरली बोला है कि अब अभी हम जैसे कि मैंने कहा था ना 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। क्लियरली हमें क्या बोलता है कि आपको कोई भी ऐसा एक्ट आप अगर कर देते हैं जो प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आता है, अपराध नहीं है। 96 ने ये कहा। प्लस अब 99 ने हम पर कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि पहली चीज तो कि हमें ये डर हो कि या तो हमारी मृत्यु हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। सेकंड, आगे पढ़ो। by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law, there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done or attempt to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. एक मिनट, There is no एक right मिनट। of private हाँ defense प्रिया, in case. वेट। हाँ, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, अगर आपको ये डर नहीं है कि या तो आपका डेथ हो सकता है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, ठीक, उस कंडीशन में सद्भावना पूर्वक अपने पदभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न करता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश
विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत क्यों न हो। अगर आपको ये फियर नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट दे सकता है, उस कंडीशन में भी चाहे वो कितना भी न्यायानुमत क्यों ना हो, पर वह एक्ट यहाँ जस्टिफिकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर आपके अंदर ये इस तरह का टेरर या फियर नहीं था कि आपकी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो यहाँ इस तरह का एक्ट यहाँ पर उसे आप यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन से वो मान्य नहीं होगा। नाउ next, there is no right of private defense in cases in which there is time to have resource to protection of the public authority. As I said, अगर आपके पास प्रोटेक्शन लेने का समय है, you can call to पुलिस, और उस कंडीशन में अगर पुलिस को आप बुलाना चाहते हैं और पुलिस आ सकती है, उस कंडीशन में यहाँ पर आप इस तरह का प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो राइट्स हैं ये कैसे हैं, देखिए, एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग द मोर हार्म दैट इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोग प्राधिकारियों की सहायता मंगा सकते हैं, उसमें तो हमें मंगाना ही है, और इस किसी भी दशा में प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वह उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन करने के लिए आवश्यक है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आप पर अटैक करता है, आपको धक्का देता है, उसके पास कोई धारदार हथियार नहीं है, पर आपको ऐसा लगा कि वो आपको मार सकता है, he doesn't have any weapon, पर आपके पास, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस के लिए आप अपने पास हमेशा एक कोई हथियार रखते हैं, आप बैग से निकालते हैं और उस पर अटैक करते हैं, क्या यहाँ पर जो एक्ट किया गया है वह सही है? नो मैम। क्यों? No, ma'am. क्यों? मैम क्योंकि जिस टाइप का एक्ट होगा अपन को प्राइवेट डिफेंस भी उसी इसका लेना पड़ेगा। मैम ऐसा नहीं कि अगर किसी ने आपको चाटा मारा तो आप उसका मर्डर कर दो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का उसने एक्ट किया है, यहाँ पर आप भी डिफेंस उसी तरह का लेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी मृत्यु, जैसे 100 अभी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर हमें उस लेवल का फियर है और हमें लगता है कि इस तरह का एक्ट किया जा सकता है, तो हम उसकी मृत्यु भी कर दें, इट डजंट मैटर। पर अगर वो फियर नहीं है और उस तरह का एक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस में उस लिमिट से आगे नहीं जा सकते। आपको उसने धक्का दिया, आपने उसे धक्का दे दिया, दैट्स इट। अब आप यहाँ चाकू निकालकर उसे उसके ऊपर वार कर दें, अटैक कर दें, यहाँ पर वो सही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 99 कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, पर 100 इन सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें वो सारे रीजन देता है, और इसका पूरा का पूरा एक फुल लेंथ का आंसर आप लोग तैयार करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, जिसमें 100 की जितने भी 7 जो कंडीशंस बताई गई हैं, इसे आपको सबको मतलब रट जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर 99 हम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो 100 हमें वो राइट्स देता है कि कब हम किसी व्यक्ति को अपने बॉडी के डिफेंस में डेथ भी कर सकते हैं। देखिए अभी 7-6 मिनट है, एटलीस्ट थोड़ा तो एक्सप्लेन हो जाएगा। कब हो सकता है? जब सच एन असॉल्ट एज मे बी, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कब हम प्राइवेट डिफेंस में किसका प्राइवेट डिफेंस? बॉडी का। यहाँ प्रॉपर्टी शब्द यूज नहीं किया गया है, इसलिए आप भी यहाँ प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के डिफेंस के लिए है ये, कि कब प्राइवेट डिफेंस में आप बॉडी के डिफेंस में किसी व्यक्ति को डेथ भी कर सकते हैं। अब उसकी यहाँ पर 7 कंडीशंस यू कैन सी। फर्स्ट, such an assault as may reasonable cause to appearances that death will otherwise be consequence of such assault। आपके ऊपर इस तरह का हमला हुआ है
जिसमें कि आपकी मृत्यु हो सकती है। मतलब सबसे पहला डर किस चीज का होगा? मृत्यु का, कि अगर आपको ऐसा लगता है जिसमें कि जो हमला आपके ऊपर हुआ है उसमें आपकी मृत्यु कारित हो सकती है, पहली चीज। सेकंड, such an assault as may reasonable cause to appearance that grievous hurt will otherwise by the consequence of that assault. सेकंड, मतलब फर्स्ट बहुत इजीली याद रहेगा, 100 जो है फर्स्ट फॉर डेथ, सेकंड फॉर ग्रीवियस हर्ट। देखिए ग्रीवियस हर्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ग्रीवियस हर्ट होता है जिसमें कि आपका या तो सेंस चला जाए, जिसमें कि आपके जितने भी सेंस होते हैं वो शामिल हैं, या 20 डेज से ज्यादा व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड रहे, उसे हम ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में लेते हैं। जबड़ा अगर पूरा तरह से टूट जाता है तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में आता है। आंख कान नाक इस तरह के सेंस अगर आपके चले गए हैं तो, या 20 डेज से ज्यादा आप हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं तो ये कैटेगरी है। और उस कंडीशन में अगर व्यक्ति इस तरह का उसे हर्ट हुआ है और उसमें भी वो लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहता है तो फिर उसे ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में लेंगे। ठीक, उपहति और घोर उपहति हिंदी में जिसे कहा जाता है। थर्ड, an assault with the intention of committing rape। अगर किसी को ये डर है कि उससे पर जो हमला हुआ है वह रेप अटेम्प्ट करने के लिए हुआ है, उस कंडीशन में फिर an assault with the intention of gratifying unnatural lust। अगर 377 के तहत अगर किसी अननेचुरल कोई इस तरह का अटैक किया गया है जो प्रकृति के विरुद्ध है, तब an assault with the intention of किडनैपिंग और एब्डक्शन। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। किडनैपिंग और एब्डक्शन जिसमें किसी व्यक्ति को आप किडनैप करें और उस कंडीशन में कि आपको ये डर है कि आपका किडनैपिंग या एब्डक्शन हो सकता है तब, या फिर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई कंडीशन है कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइनिंग में रखा जाए, सदोष परिरोध जिसे कहा जाता है। कल इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, आज सिर्फ आपको ये सीक्वेंस याद रहे। एंड 7, acid attack, an act of throwing or administering acid or attempt to throw and administer acid attack। मतलब यहाँ एक सीक्वेंस कितनी इजीली याद रहेगी। फर्स्ट मृत्यु, डेथ, सेकंड हर्ट, सॉरी ग्रीवियस हर्ट, थर्ड रेप, फोर्थ अननेचुरल एक्ट, फिफ्थ किडनैपिंग और एब्डक्शन, सिक्स wrongfully confinement एंड 7 एसिड अटैक। इतनी जो ये कंडीशन है, ये 7 जो कंडीशन दी गई हैं, इसके तहत आप, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी हमला किया जा सकता है और उनमें से इन 7 में से किसी तरह का एक्ट आपके साथ किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति है और वह यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु भी अगर करता है तो वो ये माना जाएगा कि उसने प्राइवेट डिफेंस में किया है। ठीक है, और इस तरह से प्राइवेट डिफेंस में अगर किया है तो वह क्राइम नहीं होगा। क्लियर है सभी को? हाँ, हो सकता है अभी आपको इसमें एब्डक्शन क्या होता है वो नहीं पता है, तो किडनैपिंग और एब्डक्शन सिमिलर होते हैं पर उसमें एज का डिफरेंस होता है। 16 साल से कम के लिए अगर है तो वो किडनैपिंग है, उससे ऊपर के लिए है तो एब्डक्शन है। कल उसको थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी। मृत्यु और ग्रीवियस हर्ट आई थिंक आप लोग समझते हैं। रेप, अननेचुरल एक्ट, एसिड अटैक, और क्या था और सीक्वेंस याद रहेगा सबको? खुशी? यस मैम। खुशी आवाज आ रही है मेरी?